बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन मोहतरम, इससे पहले आप इस कहानी की 13 किस्तें सुन चुके हैं और अब 14वीं किस्त मुलाहिज़ा फरमाएं। मैं चलने लगा तो वो सिगरेट का हल्का सा कश लगाते हुए मेरे करीब आई और एक अदाए ख़ास से सिगरेट का धुआं मेरी तरफ फेंकते हुए बोली, तुम्हारे लिए एक खुफिया पैगाम है। मैंने सवालिया निगाहों से उसकी जानिब देखा। कालीदास ने रात 12 बजे फ़ोन किया था, फ़ौरन फैसलाबाद जाकर जगदीश चंद से मिलो। मैं समझ गया कि कालीदास इस इंडियन जासूस का नाम होगा जो मुझे रावलपिंडी स्टेशन के 3rd क्लास वेटिंग रूम में मिला था। मैंने आहिस्ता से इस बात में सर हिलाया, ओके सिस्टर, नमस्कार नमस्कार। शबाना ने जवाब में बड़ी मैनी खेज लेकिन मीठी आवाज़ में कहा। दरवाजे के करीब जाकर मैंने पलट कर देखा तो वो मुझे तिरछी नज़रों से तक रही थी। सिगरेट उसके होंठों में सुलग रहा था। कर्नल मनी, खाना मेरे साथ नहीं खाओगे? उसने पूछा। मेरे कदम वहीं जम गए। एक बार तो जी चाहा कि इसकी यह हसीन दावत कबूल कर लूं, लेकिन फिर मैंने खुद पर काबू पा लिया और नफ़ी में सर हिलाकर आगे बढ़ने लगा। कर्नल मनी, तुम एक चीज़ भूले जा रहे हो। मैंने पलट कर देखा, उसके हाथ में एक सफ़ेद लिफाफा था। इसने लिफाफा मेरी तरफ बढ़ाया, उसे कमरे में जाकर खोलना। होटल के कमरे में पहुंचकर मैंने लिफाफा खोला। उसमें जर्द कागज़ तय किया हुआ रखा था। उस कागज़ पर फैसलाबाद के जगदीश चंद उर्फ मास्टर फिरोजुद्दीन की घड़ियों की दुकान का एड्रेस टाइप किया हुआ था। मुझे सुबह फैसलाबाद के लिए रवाना होना था। मैंने रात ही को होटल का सारा हिसाब चुका कर ब्रीफ केस तैयार कर लिया। पलंग के गद्दे के नीचे से जहरीला सिगार निकाल कर अपने कोट की अंदरूनी जेब में रख लिया। फिर मुंह अंधेरे ही फैसलाबाद की तरफ रवाना हो गया। फैसलाबाद मेरे लिए अजनबी शहर नहीं था। मैं इसके तमाम गली कोचों और बाज़ारों से वाकिफ़ था। मैं सीधा मतलूबा बाज़ार में पहुंचकर मास्टर फिरोजुद्दीन की दुकान के सामने जा खड़ा हुआ। ये एक छोटी सी दुकान थी। 50-55 साल का एक मुनहनिस आदमी आंख पर मुहद्दब अदसा चढ़ाए एक घड़ी की मुरम्मत कर रहा था। सर के छोटे छोटे बाल मेहंदी रंगे थे। मैंने अपनी कलाई की घड़ी उतारी और दुकान में दाखिल हो गया। मेरे सलाम के जवाब में उसने वालेकुम सलाम कहा और आंख से खोल उतार कर मेरी तरफ देखा। उसकी आंखें कुरंजी थीं और उनमें बला की तेज चमक थी। ये हिंदू 8-10 बरस से पाकिस्तान के इस सनती शहर में बैठा रहा, भारत के लिए जासूसी कर रहा था और किसी को कानो कान खबर नहीं थी। मैंने घड़ी उसके सामने काउंटर पर रख दी। कभी कभी चलते चलते रुक जाती है, ज़रा देखिए इसमें खराबी क्या है। मास्टर फिरोजुद्दीन ने घड़ी पलट कर देखा और बोला, ये तो ऑटोमेटिक है। मौलवी साहब, इसे बांधे रखा करें, खोल कर देंगे तो ये बंद हो जाएगी। दुकान की दीवारों पर इस्लामी कैलेंडर और अल्लाह के मुख्तलिफ नाम और शीशे की एक अलमारी में पुरानी घड़ियां लटक रही थी। दुकान के पीछे एक छोटा सा दरवाज़ा था जिस पर नस्वारी रंग का पर्दा पड़ा हुआ था। एक फैशनेबल औरत दुकान में दाखिल हुई तो वो उसकी तरफ मुतवज्जा हो गया। फिर दराज से एक लेडीज रेस्ट वॉच निकाल कर उसके सामने रख दी। बेगम साहब, ये तो मैंने कल ही ठीक कर दी थी। खातून ने घड़ी अपने पर्स में रखते हुए उजरत पूछी तो उसने नहायत खुश खलकी से कहा कि बेगम साहिबा, इसमें कोई ख़ास खराबी नहीं थी, मैं कोई उजरत नहीं लूँगा, आपकी अपनी दुकान है। नहीं नहीं मास्टर जी, आपने मेहनत की है। ये कहकर खातून ने पर्स में से 50 का नोट निकाल कर सामने रख दिया और वापस चली गई। घड़ी साज ने नोट उठाकर काउंटर की दराज में रख लिया और मेरी तरफ बेजारी से देखकर बोला, मौलवी साहब, आपकी घड़ी बिल्कुल ठीक है, बस इसे सोते वक्त भी बांधे रखा करें। मैंने घड़ी उठाकर जेब में रखी और कहा, कागज़ का टुकड़ा मिल जाएगा? मैं आपको अपना एड्रेस लिख कर देना चाहता हूँ। इसकी क्या ज़रूरत है मौलवी जी, शायद कभी आपको मेरी ज़रूरत पड़ जाए। उसने इंतहाई बेदिली से कागज़ निकाल कर मेरे सामने रख दिया और अपना काम करने लगा। मैंने जेब से पेंसिल निकाली और कागज़ पर हिंदी में लिखा, मिशन पाम ऑयल कर्नल नारोमनी। कागज़ का टुकड़ा मैंने उसके सामने कर दिया। उसे पढ़ते ही घड़ी साथ की आंखों से लगा हुआ खोल जैसे अपने आप नीचे गिर पड़ा। एक पल के लिए वो अपनी जगह पर साकत सा हो गया। उसने मेरी तरफ आंख उठाकर भी ना देखा। हाथ में पकड़ी हुई घड़ी उसने दराज में डाली और दूसरी दराज से एक नीले डायल वाली घड़ी निकाल कर दिखाते हुए कहा, ये घड़ी देखिए, आपको सस्ते दामों दे दूंगा। वैसे मेरे पास आपके लायक एक नायाब घड़ी भी है, आइए आपको दिखाता हूँ। वो दुकान की पिछली कोठरी में चला गया। मैं भी उसके पीछे पीछे गया। दरवाज़ा बंद करते ही उसने मुझे चारपाई पर बैठने का इशारा किया। चारपाई पर मैला कचैला बिस्तर लगा हुआ था। कोने में तपाई पर चाय की केतली और प्याली पड़े थे। एक रोशनदान में से दिन की रोशनी अंदर आ रही थी। कोने में तपाई पर चाय की केतली
और प्याले पड़े थे। एक रोशनदान में से दिन की रोशनी अंदर आ रही थी। इस कोठरी में तंगो तारीख गुसल खाना भी था। घड़ी साथ गुसल खाने में चला गया। वापस आया तो उसके हाथ में कागज का एक मैला सा टुकड़ा था। कागज मेरी तरफ बढ़ाकर वो भी चारपाई पर बैठ गया। कागज के टुकड़े पर सिर्फ एक गोल दायरा बना हुआ था जिसमें 3 लकीरें एक दूसरी को काटती हुई गुजर रही थी। तुम्हारा पंजाब का मिशन मुकम्मल हो गया है। कुतुबुद्दीन ने हुकूमत के खिलाफ जो बयान दिया है वो मैंने पढ़ लिया है। अब तुम कराची जाओ। कराची में इस वक्त सिंध और बलूचिस्तान के 2 ऐसे लीडर मौजूद हैं जो तुम्हारा टारगेट हैं। ये लोग पहले तो हुकूमत के खिलाफ थे, मगर कुछ अरसे से ये हम नवाब बन गए हैं। इनसे मिलो और इन्हें V2 की गोलियां खिलाओ। इसके बाद तुम्हें अपने चौथे टारगेट के लिए पेशावर जाना होगा। कराची में तुम्हें क्लिफ्टन से 2 मील दूर समंदर के किनारे एक झोंपड़ी में एक मजदूब फकीर मिलेगा। उसे ये कागज दिखा देना, वो तुम्हें गाइड करेगा। अब फौरन यहाँ से चले जाओ। जगदीश चंद ने जल्दी जल्दी कहा। मैं खामोशी से उठकर वहां से बाहर आ गया। मैं एक होटल में दोपहर का खाना खाकर लारियों के अड्डे पर पहुंचा। वहां से एक एक्सप्रेस फ्लाइंग कोच मिल गई जिसने मुल्तान पहुंचा दिया। मुल्तान से शाम की फ्लाइट से मैं कराची की तरफ परवाज कर गया। कराची पहुंचा तो रात हो चुकी थी। इस वक्त क्लिफ्टन वाले जासूस मजदूब से मिलना मुनासिब नहीं था, इसीलिए एक होटल में कमरा ले लिया। गुस्ल किया, रात का खाना खाया और सो गया। सुबह उठकर पहला काम यह किया कि मार्केट में जाकर शलवार कमीज का नया सूट खरीदा, क्योंकि जो सूट मैंने पहन रखा था वो मैला हो गया था। कराची में सर्दी बिल्कुल नहीं थी। मैंने एक सिंधी टोपी खरीद कर सर पर पहन ली। गर्म चादर कमरे में ही रहने दी। अपना जासूसी का सामान सदरी में छुपाया और होटल से निकलकर टैक्सी में क्लिफ्टन की तरफ रवाना हो गया। मौसम साफ था। फिजा में हल्की हल्की गर्मी थी, मगर खुशगवार हवा चल रही थी। क्लिफ्टन से एक नई सड़क समंदर के साथ साथ आगे बने हुए नए फ्लैटों की तरफ जाती थी। इस सड़क पर कोई 1.5 मील चलने के बाद मैंने टैक्सी छोड़ दी और तस्बीह हाथ में लिए खरामा खरामा समंदर के किनारे चल पड़ा। आधा मील चला हूँगा कि दाहिनी जानब जहाँ फ्लैटों का सिलसिला ख़त्म होता था, वहाँ एक जगह रेत के छोटे से टीले की ऊँट में एक झोंपड़ी नजर आई। बाहर कुछ मर्द और औरतें बैठी थीं। मैं समझ गया कि मतलूबा आदमी इस झोंपड़ी में मुकीम है और इसने यहाँ नकली पीरी मुरीदी का पाखंड रचा रखा है। मेरा अपना हुलिया भी दरवेशों जैसा ही था। मुझे देखकर मर्द और औरतें अदब से उठ खड़ी हुईं। 2 आदमियों ने तो आगे बढ़कर मेरे पाँव भी छुए। मैं उनके सर पर हाथ रख कर कहा, हम बाबा जी से मिलने बड़ी दूर से आए हैं, क्या बाबा जी झोंपड़ी में मौजूद हैं? एकदम अंदर से आवाज़ आई, जिधर से आए हो उधर ही वापस चले जाओ, हम इस वक्त किसी से नहीं मिल सकते। मैंने दिल में कहा कि तेरा बाप भी मिलेगा, ज़रा ठहर तो सही, तेरी पीरी मुरीदी ऐसी निकालूंगा कि सारी जिंदगी जेल में पड़ा सड़ता रहेगा। मैंने तस्बीह वाला हाथ अपनी दाढ़ी पर फेर कर कहा, बाबा जी हम फैसलाबाद से चल कर तुम्हारे पास आए हैं। अंदर से वही करख मगर पुरजलाल आवाज बुलंद हुई, भाग जाओ फैसलाबाद, नहीं तो यहीं राख कर दूंगा। मुझे बड़ा गुस्सा आया। मैंने कहा, मैं आपकी खिदमत में फैसलाबाद वाले आपके मुरीद मास्टर जी का एक खास पैगाम लाया हूँ। इस बार झोंपड़ी में सन्नाटा छा गया। झोंपड़ी के आगे एक बोरी लटकी हुई थी। फौरन ही उसे एक तरफ हटाकर एक शख्स मेरे सामने आ गया। उसके बाल बिखरे हुए थे और मैली कुचैली लंबी दाढ़ी पेट को छू रही थी। उसने एक लंबा कुर्ता पहन रखा था, आंखें सुर्ख हो रही थी और हाथ में डंडा था जिस पर पीतल के कोके जुड़े हुए थे। उसकी लाल लाल आंखें मुझ पर गड़ गईं। वहां बैठे मर्द और औरतें डर कर दूर हट गईं। मजजूब बोला, मेरे मुरीद का पैगाम दिखाओ। कम बख्त को मालूम था कि मास्टर फैरुद्दीन ने मुझे गोल दायरा बनाकर दिया होगा। मैंने जेब से कागज का तय किया हुआ टुकड़ा निकालकर उसके हाथ में दे दिया और उसने खोलकर गोल दायरा और उसके अंदर काटती हुई लकीरों को देखा तो उसे फौरन पुर्जे पुर्जे कर दिया और नारा लगाकर बोला, तुम हमारे प्यारे मुरीद के भाई हो, आ जाओ अंदर, आ जाओ बच्चा। मैं झोंपड़ी में दाखिल हो गया। मजदूब ने गालियां देते हुए वहां बैठे तमाम लोगों को भगा दिया। झोंपड़ी में टूटी हुई चारपाई के पास मिट्टी का लोटा रखा हुआ था। जमीन पर चटाई बिछी हुई थी। मैं चटाई पर बैठ गया तो वो चारपाई पर बैठते हुए अपनी असली आवाज में कहने लगा, अपनी शिनाख्त के लिए मिशन का नाम बताओ। मैंने मिशन का नाम बताया तो वो मुतमईन हो गया। तुम्हारे आने की इतला मुझे पहले से मिल गई थी। मैं तुम्हारे इंतजार में था। जो 2 लीडर तुम्हारे टारगेट पर हैं उन पर मेरा असर है। वो हर जुमेरात को यहाँ हाजिरी देने आते हैं। परसों जुमेरात है, शाम को मेरे पास आ जाना। मैं तुम्हें अपना मुर्शिद कहकर उनसे मिलाऊंगा। आगे तुम संभाल लेना। अब तुम चले जाओ। मैं वापस होटल आ गया। 2 दिन तक कराची शहर की सैर करता रहा।
ہوٹل में मैंने अपना नाम हाजी अब्दुल्ला गिलानी लिखवाया और उन्हें बताया कि मैं लाहौर में चीनी प्यालों की दुकान करता हूँ। जुमेरात को शाम में साहिली झोंपड़ी में पहुंच गया। वहां मैंने अपना टारगेट देखा। सिंध और बलूचिस्तान के दोनों लीडर सफ़ेद लिबास में मजजूब के सामने चिटाई पर अदब से बैठे थे। मुझे देखते ही मजजूब उठ खड़ा हुआ, लपक कर मेरे घुटनों को हाथ लगाया और हाथ बांध कर बोला, हुजूर, आज मैं अपनी खुशबख्ती पर जिस कदर भी नाज करूं कम है। मेरा नसीब कि आप तशरीफ लाए। ये कहकर उसने मुझे बेहद अकीदत से चारपाई पर बिठाया। दोनों लीडर भी अकीदत से उठ खड़े हुए। मजजूब ने उनसे ये कहकर मेरा तारुफ कराया कि मैं इसका मुर्शद सैयद शाह हूँ और पंजाब से मुलाकात के लिए आया हूँ। लीडरों पर मेरा मजीद असर डालने के लिए उसने हाथ बांध कर कहा, हजूर सैयद साहब, हजूर की ज़ियारत मैंने रात ख्वाब में ही कर ली थी। मैंने आपको मुल्तान के ऊपर उड़ते हुए देखा था। मैंने झूठ को मजीद वजनदार बनाते हुए अपनी दाढ़ी पर हाथ फेरा और जलाली अंदाज में कहा, हम मुल्तान में बुजुर्गान दीन के मिज़ारों पर हाजिरी देने के लिए उतरे थे। वहाँ हमें अस्फहान का एक जिन मिल गया, वो भी वहाँ ज़ियारत के लिए आया हुआ था। वो हमें अपने साथ अस्फहान ले गया। आज का सारा दिन हमने अस्फहान में गुजारा। अभी अभी हमारा दोस्त जिन हमें यहाँ छोड़ कर गया है। मजजूब सुबहान अल्लाह का विर्द करता हुआ सर को झटका देकर मेरे कदमों से लिपट गया। दोनों लीडर मेरी तरफ गहरी अकीदत से तक रहे थे। उन्होंने भी बारी बारी मेरे घुटनों को छुआ। कुछ देर बाद जब मैं वहां से जाने के लिए उठा तो दोनों लीडर मेरे मुरीद बन चुके थे। दूसरे रोज मैं उनके यहाँ बारी बारी पहुंचा। कराची के हुसैन तरीन इलाके के बंगलों में उनका कयाम था। हर बंगले में मेरी ज़बरदस्त आओ भगत हुई। तरह तरह के मसाइल मुझसे बयान किए गए, जिनके हल के लिए मैंने कई तावीज़ लिख कर दिए। इन लीडरों ने मुझसे अपने सियासी इक़्तिदार के बारे में भी बात की तो मैं फ़ौरन मुराकबे में चला गया। मुराकबा ख़त्म करने के बाद मैंने उन्हें हिदायत की कि उनका अरूज इसी नुक्ते में पोशीदा है कि वो मुल्क की मुखालफत ना करें, अलबत्ता बाज़ पॉलिसियों के बारे में नोक झोंक जारी रखें। ऐसा करने से उन्हें वो अरूज हासिल हो जाएगा जिसके वो तलबगार हैं। चुनाचे अभी मैं कराची में ही था, इन दोनों लीडरों के बयानात अखबारात में आ गए, जिनमें उन्होंने किसी पॉलिसी के बारे में नुक्ताचीनी की थी। मेरा मकसद हल हो गया। मैंने एक रात रेडियो ट्रांसमीटर पर कोड में अमृतसर के कर्नल गुरमीत सिंह को पैगाम दिया कि मैं मजीद 2 लीडरों को V2 की गोलियां खिलाने में कामयाब हो गया हूं। हालांकि उनके हिस्से की गोलियां मेरे पास मौजूद थीं। कर्नल गुरमीत सिंह ने मुझे मुबारकबाद दी और बताया कि इनके लीडरों के बयानात उनके पास पहुंच चुके हैं। इसी तरह मैंने अपने हिस्से के चौथे लीडर को भी राम कर लिया। यूं मुझे भारतीय इंटेलिजेंस का एतमाद हासिल हो गया। अब मैं पाकिस्तान में मुल्क दुश्मन सरगर्मियों में मसरूफ भारतीय जासूसों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए आज़ाद था। सबसे पहले मैंने क्लिफ्टन की झोंपड़ी में मुकीम जासूसों को खरीदने की कोशिश की, मगर इसे सवाए जगदीश चंद के किसी और जासूस का इल्म नहीं था। मैं फैसलाबाद वापस आ गया। जगदीश चंद उर्फ मास्टर फिरोजुद्दीन मेरी कार्रवाई से मुतमईन था। मैं 3 रोज़ फैसलाबाद के एक होटल में मुकीम रहा। दिन में एक बार जगदीश चंद से ज़रूर मुलाकात होती। बातों ही बातों में एक रोज़ मैंने उसे बताया कि पाकिस्तानी CID हमारे पीछे लगी हुई है और मुमकिन है हम किसी वक्त गिरफ्तार कर लिए जाएं। जगदीश चंद ने किसी तशवीश का इजहार न किया, बल्कि कहने लगा कि पुलिस को हमारे पास से कोई सबूत नहीं मिल सकेगा। मैंने कहा, हम न सही, लेकिन इस इलाके में हमारे जो दूसरे साथी काम कर रहे हैं हो सकता है वो पकड़े जाएं। इस तरह वो हमारे लिए खतरे का बायस बन सकते हैं। जगदीश चंद ने घमंड में आकर कहा, इस इलाके में सिवाय इसके दूसरा कोई जासूस नहीं है। इसने बताया कि हम किसी एक मुल्क में ज्यादा जासूस जमा करने के खिलाफ हैं। इस वक्त लाहौर में हमारा एक जासूस और इस्लामाबाद में 2 सीक्रेट स्पाई काम कर रहे हैं। कराची जैसे बड़े शहर में हमने एक ही जासूस रखा हुआ है। इस हिंदू मास्टर स्पाई ने मुझे वो तमाम मालूमात फराहम कर दी थी जिनकी मुझे तलाश थी। मैं इस्लामाबाद रवाना हो गया। जानबूझकर मैंने ऐसी बस में सफ़र किया जो आधी रात को इस्लामाबाद पहुंचती थी। इस वक्त किसी भारतीय जासूस का मेरी निगरानी करना मुश्किल बात थी। मैं सीधा एक पुलिस चौकी पहुंचा। ये पुलिस चौकी गैर मारूफ सी थी। एहतियात के तकाज़ों को मलहूज रखते हुए मैं खुद चौधरी साहब की कोठी पर नहीं जाना चाहता था। पुलिस चौकी में एक हवालदार कुर्सी पर बैठा ऊँग रहा था। 2 सिपाही बेंच पर लेटे ही सो रहे थे। मैंने हवालदार के कंधे को जरा सा हिलाकर जगाया तो वो बुड़बुड़ा कर बोला, कौन है ओए? जनाब, क्या मैं एक फ़ोन कर सकता हूँ? मैंने कहा। हवालदार को तो जैसे मैंने गोली मार दी थी, पंजे झाड़ कर मेरे पीछे पड़ गया। उसने मेरी दरवेशियों जैसी शक्ल की भी कोई परवाह नहीं की। मौलवी साहब,
आधी रात को आप कहाँ फ़ोन करने आ गए हैं? आप हैं कौन? मुझे तो आप कोई फ्राडिया लगते हैं। क्यों ना मैं आपको हवालात में बंद कर दूं? कहाँ फ़ोन करना है आपको? मैंने चौधरी साहब का नाम लिया तो वो एकदम से अटेंशन हो गया और फ़ोन आहिस्ता से आगे कर दिया। मैंने वो खुफिया नंबर घुमाया जो मुझे चौधरी साहब ने दिया था। दूसरी तरफ से किसी आदमी की भारी आवाज़ आई, कोड नंबर प्लीज़। मैंने आहिस्ता से कहा, दरवेश। क्लिक क्लिक की 2 बार आवाज़ पैदा हुई और चौधरी साहब की नींद में डूबी हुई आवाज़ सुनाई दी। मैंने उन्हें बताया कि एक अहम तरीन मसले के सिलसिले में उन्हें मेरे पास आना होगा। उन्होंने सिर्फ इतना पूछा कि मैं कहाँ से फ़ोन कर रहा हूँ। मैंने पुलिस की चौकी का नाम बता दिया। मैं आ रहा हूँ, ये कहकर उन्होंने फ़ोन बंद कर दिया। चौकी हवालदार तो अब मेरी आओ भगत में लग गया। उसने बेंच पर सोए हुए दोनों सिपाहियों को उठाकर अटेंशन कर दिया। जब मैंने उसे बताया कि चौधरी साहब आ रहे हैं तो वो बेचारा मेरे आगे पीछे फिरने लगा और मौलवी साहब कहते कहते उसकी ज़बान सूख रही थी। कुछ देर बाद एक गहरे रंग की टोयोटा कार पुलिस चौकी के अहाते में आकर रुकी। चौधरी साहब ने मुझे इशारे से अपने पास बुला लिया। हम लियाकत बाग की तरफ एक सुनसान मकाम पर रुक गए। चौधरी साहब हमतन सवाल बने देखने लगे। मैंने उन्हें सारी रुदाद सुनाकर कहा कि उन्हें क्लिफ्टन कराची के मजदूब फैसलाबाद के घड़ी साज और इस्लामाबाद की शबाना को सुबह होने से पहले पहले गिरफ्तार कर लेना चाहिए और उनकी गिरफ्तारी को राज में रखा जाए। इस्लामाबाद के खशखशी बालों वाले भारतीय जासूस और लाहौर के भारतीय जासूस को उसके बाद पकड़वा लिया जाएगा। चौधरी साहब ने मुझसे फैसलाबाद और कराची वाले जासूस का एड्रेस और हुलिया मालूम किया और कहा, ये लोग अभी थोड़ी देर में गिरफ्तार कर लिए जाएंगे। इनके गिरोह के बाकी लोग कहाँ हैं कि इस वक्त सिर्फ यही लोग मसरूफ़ अमल हैं। इस्लामाबाद और लाहौर वाले मुझसे राब्ता कायम करेंगे तो उनकी गिरफ्तारी भी अमल में आ जाएगी। चौधरी साहब कहने लगे, तुम अगर बाहर रहे तो भारतीय इंटेलिजेंस को तुम पर शक हो सकता है। तुम डबल जासूस हो और ये गिरफ्तारी तुम्हारी मुखबरी पर अमल में आई है। बाकी 2 जासूस पकड़ लिए गए तो मुझे भी गिरफ्तार कर लीजिएगा और अखबारों में ये खबर दी जाए कि फैसलाबाद में मुकीम एक भारतीय जासूस पकड़ा गया है, जिसकी निशानदेही पर पुलिस मुल्क में गैर मुल्की जासूसों के पूरे गिरोह को गिरफ्तार करने में कामयाब हो गई है। उसके बाद मैं जेल से फरार हो जाऊंगा और सरहद अबूर करके भारत चला जाऊंगा ताकि अपने अगले और अहम तरीन मिशन की तकमील कर सकूं। मैंने कहा। शबाना की कोठी का चौधरी साहब को इल्म था। उन्होंने मुझे तो एक होटल में पहुंचाया और खुद सिटी पुलिस के एक खास दस्ते के साथ शबाना की कोठी पर छापा मारकर उसे गिरफ्तार करके हेडक्वार्टर पहुंचा दिया। इस दौरान वो फैसलाबाद और कराची के जासूसों की गिरफ्तारी का बंदोबस्त कर चुके थे। नतीजतन सुबह होने तक संध्या जगदेश और क्लिफ्टन कराची का साइली मजदूब गिरफ्तार होकर काल कोठरियों में बंद हो चुके थे। मेरी हदायत के मुताबिक इन तीनों को एक दूसरे की गिरफ्तारी से बेखबर रखा गया था। दूसरे रोज मैंने कसदन चौधरी साहब की कोठी या दफ्तर का रुख नहीं किया। अभी तक ये खबर प्रेस में नहीं दी गई थी। मुझे अब इस्लामाबाद वाले जासूस की तलाश थी। इससे राब्ता कायम करने का मेरे पास कोई जरिया नहीं था। मैंने रेलवे स्टेशन, लियाकत बाग और एयरपोर्ट के कई चक्कर लगाए मगर इससे मुलाकात न हुई। अभी मुझे लाहौर वाले जासूस को भी पकड़वाना था जो मजदूब बनकर रह रहा था। अचानक मुझे याद आया कि लाहौर वाले जासूस ने बताया था कि मैं एक खास फ्रीक्वेंसी पर उससे गुफ्तगू कर सकता हूँ। मैं फौरन अपने होटल के कमरे में आया और रेडियो ट्रांसमीटर खोलकर लाहौर वाले भारतीय जासूस को सिग्नल दे दिया और उससे कहा कि मुझे इस्लामाबाद की फिजा में खतरे की बू महसूस हो रही है। संध्या और जगदेश शायद रोपोश हैं। इस्लामाबाद में मुतय्यन काली दास का भी कुछ इल्म नहीं। मैं उसे खतरे से खबरदार करना चाहता हूँ। मुझे बताया जाए कि उससे किस जगह राब्ता कायम करूँ। दूसरी तरफ से 1 सेकंड की खामोशी के बाद मुझे कालीदास का ठिकाना बता दिया गया और हदायत की गई कि मैं फौरन लाहौर पहुंचकर उससे शाही किले की अकबी दीवार वाली दरगाह पर मुलाकात करूं। ट्रांसमीटर बंद करके मैं होटल से निकल आया। लाहौर वाले जासूस ने कालीदास का जो ठिकाना बताया था वो राजा बाजार के एक होटल था। होटल में जाने से पहले मैंने चौधरी साहब को फ़ोन करके सूरत हाल से आगाह कर दिया। फिर मैं राजा बाजार के होटल में पहुंचा तो देखा कि वो कोने वाली मेज़ पर बैठा चाय पी रहा था। इसके सामने अखबार खुला हुआ था जिस पर उसकी नज़रें झुकी हुई थी। उसका थैला पास ही मेज़ पर पड़ा था। मैं खामोशी से उसके सामने वाली कुर्सी पर जाकर बैठ गया। वो मुझे होटल में दाखिल होते हुए देख चुका था। मेरी तरफ निगाहें उठाए बगैर आहिस्ता से बोला, संध्या से राब्ता कायम नहीं हो रहा। मैंने कहा, वो रोपोश हो गई है। पाकिस्तानी सिक्योरिटी अपना घेरा तंग कर रही है। तुम फौरन बॉर्डर क्रॉस कर जाओ
तुम्हारा मिशन मुकम्मल हो गया है। मैं भी रुपोश हो रहा हूँ। मेरी भी नजरें बार बार होटल के दरवाजे को देख रही थी। ये एक चाय खाना था जहाँ कुछ ग्राहक बैठे चाय पी रहे थे। कालीदास जिस जगह बैठा था वहां बाईं जानिब एक कोठरी का दरवाजा था। उस कोठरी में काठ कबाड़ भरा हुआ था। अकब में एक खिड़की थी जो दुकान के उकबी मोहल्ले में खुलती थी। कालीदास जासूस शायद कुछ सोच कर वहां बैठा था। वक्त तेजी से गुजर रहा था। कालीदास रुपोश होने वाला था, लेकिन चौधरी साहब अभी तक नहीं आए थे। मैं कालीदास को बातों में लगाए हुए था। उसने अखबार तय करके थैले में डाला और बोला, लाहौर में नंबर 13 से राब्ता पैदा करने की जरूरत नहीं, अब तुम यहां से निकल जाओ। यह कहकर वो उठा ही था कि एकदम से घबरा कर बोला, पुलिस। उसके साथ ही उसने थैला उठाकर खिड़की से दूसरी तरफ छलांग लगा दी। चौधरी साहब पुलिस की टीम लेकर पहुंच गए थे। मैं भी कालीदास के पीछे खिड़की से कूद गया। पुलिस हमारे पीछे दौड़ी। दूसरी जानिब एक तंग गली थी। मैंने कालीदास को गली का मोड़ घूमते देखा। मैं उसके पीछे पीछे भागा और गर्दन घुमा कर देखा। पुलिस के 3 जवान दौड़े चले आ रहे थे, लेकिन वो फासले पर थे। साफ जाहिर था कि अगर मैं कालीदास पर काबू ना पा सका तो वो पुलिस के हाथ से निकल जाएगा। गली खत्म हुई तो सामने क्वार्टरों की एक कतार आ गई, जिसके आगे एक फुड थी। कालीदास बेतहाशा भाग रहा था। मेरे देखते ही देखते उसने एक जस्त लगाई और खुद पार कर गया। उसके पीछे मैंने भी छलांग लगा दी। मैंने अपनी रफ्तार तेज कर दी क्योंकि कुछ फासले पर रेलवे लाइन थी और एक माल गाड़ी शोर मचाती चली आ रही थी। मैंने अंदाजा लगा लिया कि अगर मैं अब उसे पकड़ने में नाकाम रहा तो वह लाइन पार कर जाएगा, फिर हमारे दरमियान माल गाड़ी के डब्बे हायल हो जाएंगे। मैं मजीद तेजी से भागने लगा। ऐन उसी वक्त जब वो रेलवे लाइन के करीब पहुंच चुका था, मैं एक हाई जंप लगाकर उसके ऊपर जा गिरा और उसे दबोच लिया। माल गाड़ी गुजरती चली गई। कालीदास फटी फटी आंखों से मुझे देख रहा था। ये शायद उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी हैरानी थी, जिसे वो अपना साथी समझ रहा था। वो उसका दुश्मन साबित हुआ था। उसने जोर लगाकर गिरफ्त से निकलने की कोशिश की, मगर कामयाब न हो सका। उसके होंठों से सिर्फ यही अल्फाज निकल सके, ये तुम ही थे। इतने में पुलिस पहुंच गई और उसे गिरफ्तार करके आंखों पर पट्टी बांध दी गई। चौधरी साहब भी पहुंच गए और बोले, अगर तुम हिम्मत ना करते तो ये हमारे हाथ से निकल गया था। पाकिस्तान में जितने भी जासूस मेरे इल्म के मुताबिक मसरूफ अमल थे, सब पकड़े जा चुके थे। सिर्फ लाहौर वाला आदमी था जो बाकी था, और अब मुझे उसका भी बंदोबस्त करना था। चौधरी साहब ने लाहौर में CID के एक अहम रुकन को मेरे बारे में एतमाद में लेकर हदायत की कि मेरी हर तरह की मदद की जाए। मैं उसी रोज शाम की फ्लाइट से लाहौर रवाना हो गया। 7 बजे शाम लाहौर पहुंचा। वहां से सीधा CID के अहम रुकन के बंगले पर गया। ये साहब दरमियानी उम्र के बड़े चुस्त और कसरती जिस्म वाले मलक साहब थे। इन्होंने एक तेज निगाह से मेरे सूफियाना हुलिये का जायजा लिया और मुझे एक तनहा कमरे में ले गए। कुछ देर मुझसे बातें करते रहे। फिर पुलिस हेडक्वार्टर फोन किया। जब मैं मलिक साहब के बंगले से निकलकर रक्शे में सवार हुआ तो पुलिस की एक पार्टी जीप में पीछे चली आ रही थी। रात का पहला पहर था। बाहर का मौसम था। किले के पहलू से होकर गुजरने वाली सड़क पर काफी रौनक थी। बसें, ट्रक, रिक्शे और मोटरें आ जा रही थी। मीनारे पाकिस्तान के पास लोग टोलियों में बैठे खुश गप्पों में मसरूफ थे। मैं जिस हुलिये में था, इसमें मुझे मेरा कोई करीबी अजीज भी पहचान नहीं सकता था। मैंने रिक्शा दरगाह से काफी पीछे रुकवा लिया। तस्बीह मेरे हाथ में थी, शानों पर जर्द रुमाल था और मैं दरवेशाना शान के साथ तस्बीह फेरता दरगाह की तरफ चल दिया। दरगाह पर बिजली के बल्ब रोशन थे, लेकिन कब्र के सराहने कुछ मिट्टी के चिराग भी जल रहे थे। 2-3 औरतें एक तरफ सर झुकाए खामोश मुराकबे में बैठी थी। पीछे झोंपड़ी थी जिसके दरवाजे पर एक मुजावर चारपाई पर बैठा सिगरेट पी रहा था। उसके स्याह बाल शानों पर बिखरे हुए थे। गले में रंग बरंग मनकों वाली मालाएं थी। मैं कब्र के करीब खड़े होकर फातिहा पढ़ने लगा और माहौल का जायजा लेता रहा। मुझे वो मजलूब कहीं नजर नहीं आ रहा था। मैं उसकी शक्ल से अच्छी तरह वाकिफ था। फातिहा पढ़ने के बाद मैं मेज़ार से हट गया और एक चबूतरे पर बैठकर आहिस्ता आहिस्ता तस्बीह फेरने लगा। मैं जिस शख्स की तलाश में वहां आया था वो कहीं नजर नहीं आ रहा था। जो 2 औरतें मुराकबे में बैठी थी उनमें से एक उठकर मेरी तरफ बढ़ी। उसने चादर ओढ़ रखी थी। उसका जिस्म भारी था। मेरा माथा ठिनका। करीब आकर उसने बड़े अदब से मुझे सलाम किया और बोली, पीर भाई, मुर्शद साईं से मिलने आए हो? मैं उसके चेहरे को देखने लगा। मुंह से एक लफ्ज भी ना निकाला। वो मेरे सामने जमीन पर बैठ गई।
پھر مجذوب عورتوں کی طرح سر ہلانے لگی۔ میں خاموش بیٹھا تسبیح پھیرتا رہا، میری نگاہیں اس پر جمی ہوئی تھی۔ تھوڑی دیر دائیں بائیں سر ہلانے کے بعد اس نے حق کا نعرہ لگایا اور جیب سے ایک پوٹلی نکال کر کھولی۔ اس میں ایک بالو شاہی تھی۔ وہ بالو شاہی میری طرف بڑھا کر بولی، یہ مرشد سائی نے تمہارے لیے بھیجی ہے پیر بھائی۔ میں نے بالو شاہی لے لی۔ وہ میری طرف جھک کر بولی، پیر بھائی فوج میں تم کیپٹن ہو یا میجر؟ مجھے شک ہوا کہ ہو نہ ہو اس کو بھارتی جاسوس نے ہی یہاں بھیجا ہے۔ اس کا مطلب تھا کہ یہ عورت بھی جاسوسی کر رہی تھی۔ میں نے آہستہ سے جواب دیا، کرنل ہوں، تم کون؟ وہ مسکرائی اور کہنے لگی، نمبر 13 نے تمہیں بلایا ہے، میرے ساتھ آؤ۔ میں اٹھ کھڑا ہوا۔ چادر پوش عورت میرے آگے آگے چلنے لگی۔ درگاہ سے نکل کر جب ہم ایک سڑک پر آئے تو میں نے ذرا سی گردن موڑ کر پیچھے دیکھا۔ پولیس کے 2 آدمی سادہ لباس میں کچھ فاصلے پر ہمارے پیچھے آ رہے تھے۔ میں مطمئن ہو کر عورت کے ساتھ چلنے لگا۔ وہ بازار حسن کی ایک گلی میں داخل ہو گئی، پھر ایک مکان کے سامنے رک کر آواز دی، پیر مرشد سائیں حاضر ہو جاؤں؟ پیر بھائی میرے ساتھ ہے۔ اندر سے کسی نے بڑے جلالی لہجے میں جواب دیا، آ جاؤ بہن جیونی آ جاؤ۔ عورت اندر داخل ہوئی، میں اس کے ساتھ تھا۔ سامنے تخت بچھا ہوا تھا اور اس پر وہی مجذوب بڑی شان سے بیٹھا سگریٹ پی رہا تھا۔ 2 عورتیں اس کے کاندھے دبا رہی تھیں۔ بھارتی جاسوس نے میری طرف دیکھا اور بیٹھنے کا اشارہ کیا، ساتھ ہی ہوا میں بازو لہرا کر بولا، چلے جاؤ سب چلے جاؤ، ہمیں اپنے پیر بھائی سے راز و نیاز کی باتیں کرنی ہے۔ جو عورتیں کندھے دبا رہی تھی وہ دوسری کوٹری میں چلی گئیں۔ جو عورت مجھے لے کر آئی تھی وہ باہر نکلنے لگی تو میں نے عرض کی، مرشد سائیں جیونی کو یہیں رہنے دے، ہماری باتوں سے اسے بھی فائدہ پہنچے گا، چلی جاؤ یہاں سے، نکل جاؤ۔ وہ گرایا تو عورت جلدی سے باہر نکل گئی۔ مجذوب اب اپنی اصلی حالت میں آ گیا، کہنے لگا، کیا سب لوگ رپوش ہو گئے ہیں؟ کہیں یہ لوگ پکڑے تو نہیں گئے؟ جگدیش نے ابھی تک رابطہ قائم نہیں کیا۔ وہ بولے جا رہا تھا، میری ساری توجہ اس عورت کی طرف لگی تھی جو میرے ہاتھ سے نکلی جا رہی تھی۔ میں نے یوں ہی اپنی جیب میں ہاتھ ڈال کر اسے ٹٹولا اور کہا، میں ایک ضروری کاغذ بھول آیا ہوں، ابھی لے کر آتا ہوں۔ مجذوب میرا منہ تکنے لگا، کون سا کاغذ بھول آئے ہو؟ میں جواب دینے کی بجائے تیزی سے باہر نکل گیا۔ عورت اتنی دیر میں غائب ہو چکی تھی، البتہ CID کے دونوں آدمی کچھ فاصلے پر اندھیرے میں کھڑے تھے۔ میں دوڑ کر ان کے پاس گیا اور کہا کہ ابھی ابھی جو چادر پوش عورت باہر نکلی ہے اسے فوراً پکڑ دو۔ یہ کہہ کر میں بھاگ کر واپس مکان میں آ گیا اور پھر یہ دیکھ کر میرے پاؤں تلے زمین کھسک گئی کہ مجذوب تخت پر موجود نہیں تھا۔ میں نے کوٹری کا دروازہ کھول دیا تو وہ بالکل خالی تھی۔ میں سیڑھیاں پھلانگتا ہوا اوپر چھت پر آ گیا۔ یہاں بھی ایک چھوٹا سا کمرہ تھا، اس کا دروازہ بند تھا۔ میں نے ٹکر مار کر دروازہ کھول دیا۔ وہ کونے میں بیٹھا ٹرانسمیٹر کی مدد سے سگنل دینے کی کوشش کر رہا تھا۔ میں نے اس پر چھلانگ لگا دی۔ وہ دوسری طرف لڑک گیا اور پھرتی سے پستول نکال کر فائر کر دیا۔ گولی سنسناتی ہوئی میرے کان کے قریب سے ہو کر سامنے والی دیوار میں پیوست ہو گئی۔ میں نے جپٹ کر اس کے ہاتھ سے پستول گرا دیا۔ اس نے انتہائی غصے میں مجھے غدار کہا۔ پستول میں نے اٹھا لیا تھا۔ گولی کی آواز سن کر CID کے دونوں آدمی اور چند سپاہی چھت پر آ گئے۔ بھارتی جاسوس اور اس کا ریڈیو ٹرانسمیٹر قبضے میں لے لیا۔ وہ چیخ چیخ کر کہہ رہا تھا، تم بھی مارے جاؤ گے، میں نے سگنل دے دیا ہے، وہ لوگ تمہارے گھر والوں کو پکڑ کر قلعے میں لے جائیں گے اور سب کو مار ڈالیں گے۔ پولیس پارٹی اسے ہتھکڑی لگا کر باہر لے آئی۔ میں نے CID والوں سے چادر والی عورت کے بارے میں پوچھا۔ انہوں نے گلی کے باہر سڑک پر کھڑی جیپ کی طرف اشارہ کیا۔ عورت وہاں پولیس کی حراست میں سر جھکائے بیٹھی تھی۔ پولیس ان دونوں کو قلعے میں لے گئی۔ میں نے رکشہ پکڑا اور سیدھا ملک صاحب کے بنگلے میں پہنچ گیا۔ انہیں مشن کی کامیابی کی اطلاع کی اور اسلام آباد چودھری صاحب کو فون کر کے ان سے لاہور آنے کی درخواست کی۔ انہوں نے کہا کہ وہ صبح کی فلائٹ سے پہنچ جائیں گے۔ اب مجھے یہ فکر لاحق ہو گئی تھی کہ اگر اس بدبخت جاسوس نے واقعی میرے بارے میں پیچھے کوئی سگنل دے دیا ہے تو مجھے بھارت پہنچتے ہی گرفتار کر کے شوٹ کر دیا جائے گا اور میرا اصل مشن ادھورا رہ جائے گا۔ حقائق معلوم کرنے کا میرے پاس ایک ہی ذریعہ تھا کہ میں اس پر V2 گولی آزماؤں۔ بس یہ تجربہ چودھری صاحب کی موجودگی میں کرنا چاہتا تھا۔ میں نے ملک صاحب کو اس سلسلے میں کچھ نہیں بتایا۔ رات بے چینی سے پہلو بدلتے گزر گئی۔ صبح اسلام آباد فون کیا تو چودھری صاحب نے بتایا کہ وہ 8:30 بجے کی فلائٹ سے روانہ ہو رہے ہیں۔ ملک صاحب گرفتار شدہ جاسوسوں سے پوچھ گچھ کرنے کے لیے قلعے کی طرف چل دیے۔ میں ان کے بنگلے پر ہی چودھری صاحب کا انتظار کرنے لگا۔ وہ 9:15 بجے بنگلے پر پہنچ گئے۔ میں نے تمام واقعات ان کے گوش گزار کر دیے۔
انہوں نے میرے منصوبے سے اتفاق کیا۔ 10 بجے ہم قلعے کے تہ خانے میں پہنچ گئے۔ V2 گولیاں میرے پاس تھیں۔ جاسوس کو جس کوٹری میں بند کیا گیا تھا اس میں ایک خفیہ سوراخ تھا جس میں اس کی نقل و حرکت آسانی سے دیکھی جا سکتی تھی۔ میں اس سوراخ کے قریب دیوار سے لگ کر کھڑا ہو گیا اور V2 گولی پانی میں گھول کر گلاس اپنے پاس ہی میز پر رکھ دیا۔ چودھری صاحب پستول ہاتھ میں لیے اکیلے کوٹری میں داخل ہو گئے۔ میں نے دیکھا کہ بھارتی جاسوس ان پر ایک نفرت انگیز نگاہ ڈالی اور چلا کر کہا، تم لوگ مجھ سے کوئی راز نہیں اگلوا سکتے، چاہے میرے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر دو۔ تمہارا آدھا پاکستان ہم نے کاٹ کر الگ پھینک دیا ہے، بہت جلد تمہیں باقی بچے ہوئے پاکستان سے بھی ہاتھ دھونے پڑیں گے۔ چودھری صاحب نے پستول جیب میں رکھ لیا اور بڑی نرمی سے گفتگو شروع کر دی، مگر وہ شخص برابر کفر بکے جا رہا تھا اور پاکستان کے خلاف چیخ چیخ کر بول رہا تھا۔ چودھری صاحب نے اس کے منہ پر ایک تھپڑ رسید کر دیا، اس کے بعد دوسرا تھپڑ، پھر اسے ٹھوکریں مارنے لگے، یہاں تک کہ جاسوس نیم جان ہو کر فرش پر گر پڑا۔ چودھری صاحب نے دروازے پر کھڑے سپاہی کو اشارہ کیا، سپاہی لپک کر میری طرف آیا۔ میں نے V2 گولی والے پانی کا گلاس اسے تھما دیا۔ ان گولیوں کے بارے میں مجھے جو کچھ بتا دیا گیا تھا اس کی پہلی بات سچ ثابت ہوئی تھی، یعنی پانی میں گولی پوری طرح حل ہو گئی تھی اور پانی کا رنگ معمولی سا بھی نہیں بدلا تھا۔ میں نے دیوار کے سوراخ کے ساتھ آنکھ لگا دی۔ V2 گولی والا گلاس چودھری صاحب کے ہاتھ میں تھا۔ جاسوس کا برا حال ہو رہا تھا۔ چودھری صاحب نے تہمکانہ انداز میں کہا، پانی پیو۔ وہ نیم بے ہوشی کے عالم میں پانی پی گیا۔ چودھری صاحب سپاہیوں کو لے کر کوٹری سے باہر نکل آئے اور دروازہ بند کر دیا گیا۔ اب وہ بھی میرے پاس دیوار کے سوراخ کے قریب آ کر کھڑے ہو گئے۔ ہماری آنکھیں بڑی بے تابی سے کوٹری میں دیکھ رہی تھی۔ جاسوس نے اپنا ایک بازو اٹھا کر سینے پر رکھا، گردن دائیں بائیں ہلائی، پھر آہستہ سے اٹھ بیٹھا۔ اس کی ایک آنکھ سوجی ہوئی تھی۔ کوٹری میں چاروں طرف دیکھ کر وہ بلند آواز میں بولا، تم لوگوں نے مجھے یہاں کیوں بند کر رکھا ہے؟ تم کو دھوکا ہوا ہے۔ V2 گولی کا اثر ہو چکا تھا۔ میں نے چودھری صاحب کو اشارہ کیا اور ہم کوٹری میں داخل ہو گئے۔ جاسوس میری طرف دیکھ کر ذرا سا مسکرایا، کرنل منی تم ڈبل ایجنٹ ہو، لیکن میں نہیں ہوں۔ تم بھارت کے بھی غدار ہو اور پاکستان کے بھی غدار ہو۔ میں بھارت کا غدار ضرور ہوں، میں نے پاکستان کے بارے میں بھارت کو ہمیشہ غلط رپورٹ دی ہے۔ تب اس نے چودھری صاحب کی طرف دیکھا اور کہا، آپ مجھے ٹارچر کیوں کر رہے ہیں؟ کرنل منی کو کیوں نہیں پکڑتے؟ یہ بھارت کا ایجنٹ ہے، اسے ٹارچر کیوں نہیں کرتے؟ میں تو پاکستان کے حق میں ہوں۔ چودھری صاحب اس کی دلجوئی کرنے لگے۔ انہوں نے میرے بارے میں بتایا کہ میں ڈبل ایجنٹ نہیں بلکہ پاکستان کا وفادار ہوں۔ پھر اسے دوسرے کمرے میں لے جا کر جوس پلایا گیا اور پلنگ پر آرام کرنے کے لیے کہا گیا۔ وہ بار بار میرے خلاف بول رہا تھا۔ میں نے اس موقع پر کہا، اچھا اگر میں ڈبل ایجنٹ ہوں اور تم بھارتی انٹیلیجنس کو میرے بارے میں سگنل دے چکے ہو تو پھر میں بھارت نہیں جاؤں گا۔ وہ سر کو آہستہ سے جھٹک کر بولا، کاش میں سگنل دینے میں کامیاب ہو جاتا، لیکن تم اچانک ہی کوٹری میں گھس آئے تھے اور میں بھارتی انٹیلیجنس کو اطلاع دے کر تمہارا بھانڈا نہ پھوڑ سکا۔ یہ جان کر مجھے بے حد خوشی اور اطمینان ہوا کہ اس نے میرے بارے میں کوئی اطلاع نہیں بھیجی تھی۔ V2 گولی اپنا کام کر رہی تھی۔ تجربہ کامیاب ثابت ہوا تھا۔ ہم نے کوٹری کا دروازہ بند کر دیا اور جاسوس کے لیے ناشتہ بھجوانے کی تاکید کر دی۔ چودھری صاحب اس کایا پلٹ پر بہت حیران تھے۔ کہنے لگے، یہ V2 گولیاں تو طلسمی اثر رکھتی ہیں، اس سے تم بڑا کام لے سکتے ہو۔ مثلاً تم بھارت جا کر ایک گولی کسی طرح وہاں کے وزیر اعظم کو کھلا دو تو وہ پاکستان کے حق میں ہو جائے گا۔ میں نے کہا، یہ میں بھارت جا کر سوچوں گا۔ پھر میں نے ہائیڈروجن بم کے پلانٹ والے سلسلے میں بتایا تو چودھری صاحب سکتے میں رہ گئے۔ مجھے پاکستان میں بھارتی سفارت خانے والوں سے ملنے کے لیے منع کیا گیا تھا اور کہا گیا تھا کہ میں ادھر کا رخ کبھی نہ کروں۔ میں نے لاہور کے ایک عالی شان ہوٹل میں کمرہ لے لیا۔ میں ریڈیو ٹرانسمیٹر ہر وقت اپنے ساتھ رکھتا تھا کہ شاید کسی وقت سفارت خانہ مجھ سے رابطہ قائم کرنے کی کوشش کرے، کیونکہ انہیں پتہ چل گیا ہوگا کہ ان کے ایجنٹ روپوش ہو چکے ہیں۔ ایک ہفتہ اسی طرح گزر گیا، مجھے کوئی سگنل موصول نہ ہوا۔ اب میں نے بھارت میں داخل ہونے کا فیصلہ کر لیا۔ ایک صبح میں نے امرتسر میں متعین ملٹری انٹیلیجنس چیف کرنل گرومیت سنگھ کو سگنل دیا۔ اسے پاکستان میں بھارتی ایجنٹوں کے روپوش ہو جانے کا علم ہو چکا تھا۔ اس نے مجھے ہدایت کی کہ میں ماسٹر اسپائی کا سراغ لگانے کی کوشش کروں۔ اگر وہ لوگ گرفتار کر لیے گئے ہیں تو واپس چلا ہوں۔ 2 روز بعد میں نے گرومیت سنگھ کو سگنل دیا کہ میری تفتیش کے مطابق ماسٹر اسپائی گرفتار ہو چکا ہے اور پاکستانی CID بڑی شدت سے میرے پیچھے لگی ہوئی ہے۔
कर्नल गुरमीत सिंह ने फौरन जवाब दिया, कर्नल मनी, हमारा मिशन मुकम्मल हो चुका है, फौरन वापस आ जाओ। उसके साथ ही कर्नल ने यह भी तय कर लिया मुझे किसी मकाम से किस पासवर्ड के साथ भारतीय सरहद पर पहुंचना होगा। वक्त रात के 3 बजे का दिया गया। मैंने चौधरी साहब से मुलाकात करके उन्हें इस नई सूरत हाल से आगाह किया। भारत में जाकर बराह रास्त रेडियो ट्रांसमीटर पर चौधरी साहब से राब्ता कायम करना मेरे लिए खतरनाक साबित हो सकता था। वो भारत में पाकिस्तानी सफारत खाना को मुलव्वस नहीं करना चाहते थे। आखिर ये तय पाया कि मैं भारत जहाँ कहीं भी रहूँगा चौधरी साहब को किसी न किसी तरह फर्जी नाम से खत लिख कर बता दिया करूँगा, और अगर उन्हें कोई ज़रूरी पैगाम मुझे पहुँचाना हो तो वो अपने किसी खास एजेंट को मेरे पास भेज दिया करेंगे। मैंने अपना एक फर्जी नाम उनकी डायरी में नोट करा दिया। आखिर वो रात आ गई जब मुझे सरहद पार करके भारत में दाखिल होना था। रात के ठीक 2:15 बजे मुझे पाकिस्तानी इंटेलिजेंस वालों ने अपनी सरहद अबूर करा दी। मैं एक खास मकाम से आगे बढ़ गया और अपने कपड़ों पर मिट्टी वगैरह लगाकर ऐसा होलिया बना लिया गोया बड़ी मुश्किल से पाकिस्तानी सरहद पार करके आ रहा हूँ। ये सारा इलाका मेरा देखा भाला था। ना तो मुझे पाकिस्तानी बॉर्डर की तरफ से कोई गोली चलने का इम्कान था। मेरे बारे में वहाँ एक खास मकाम पर पहले से इतला कर दी गई थी। मुझे अगर तशवीश थी तो सिर्फ ये थी कि कहीं मुझे जाल में तो पंसाया नहीं जा रहा। मुझे मुजरिम साबित करने के लिए मेरे कपड़े उतरवा कर 1 सेकंड का मुआयना ही काफी था। मेरा मुसलमान साबित हो जाना भारतीय इंटेलिजेंस के लिए धमाके से कम न होता। दिल में यही तशवीश और जहन में यही खटक लिए मैं अंधेरी रात में मखसूस भारतीय चौकी के करीब पहुंच गया। मुझ पर एकदम से सर्च लाइट फेंकी गई। मैंने दोनों हाथ उठाकर वह गुरु जी का खालसा, वह गुरु जी की फतह का हल्का सा नारा लगाया। यही मेरा पहला पासवर्ड था। मोर्चे से एक सिख फौजी निकलकर मेरी तरफ बढ़ा। उसके हाथ में स्टेन गन थी। मेरा दिल शिद्दत से धड़कने लगा। उसने मुझे अपने पीछे आने का इशारा किया। मैं उसके मोर्चे में चला गया। यहाँ से मुझे एक जीप में अमृतसर रवाना कर दिया गया। मैंने दिल ही दिल में अल्लाह का शुक्र अदा किया, लेकिन अभी खतरा पूरी तरह से नहीं टला था। अमृतसर में कर्नल गुरमीत सिंह मेज पर इंतजार कर रहा था। वो मेरे लिए बलाए नागहानी साबित हो सकता था। जीप में मेरे साथ मिलिट्री सीक्रेट सर्विस का एक सादा लिबास वाला आदमी भी था, जबकि जीप एक फौजी चला रहा था। अमृतसर रेलवे स्टेशन के सामने वाले विष्णु होटल में मेरे लिए कमरा बुक था। मेरा लिबास वही शलवार कमीज था, चेहरे पर फ्रेंच कट दाढ़ी और हाथ में ब्रीफ केस था। होटल वाला मुझे मुसलमान समझा, मगर फौजी जीप से उतरते ही देखकर खामोश रहा। सादा लिबास वाला होटल में आकर मुझसे कहने लगा, सुबह 10 बजे तुम्हें लेने आऊंगा, तैयार रहना। ये कहकर वो चला गया। मैंने दरवाजा अंदर से बंद किया और दिल में तरह तरह के अंदेशे और वसवसे लेकर पलंग पर चित लेट गया। पलंग पर चित लेट कर सिगरेट पीने लगा। सोचते सोचते आखिर मुझे नींद आ गई। सुबह आंख खुली तो 9 बज रहे थे। जल्दी से उठकर गुस्ल किया, नाश्ता मंगवाया। पूरे 10 बजे होटल के सामने फौजी जीप आकर रुक गई। मैंने खिड़की से बाहर देखा। रात वाला आदमी जीप से उतरकर होटल के गेट की तरफ बढ़ा। थोड़ी ही देर बाद हमारी जीप अमृतसर के किले की तरफ जा रही थी। ब्रीफ केस मेरे साथ था। इसमें रेडियो ट्रांसमीटर और कोड बुक थी। मैंने जहरीला सिगार भी शलवार की खास जेब में रख लिया था। V2 गोलियों का पैकेट अलबत्ता साथ ले जाने का खतरा मोल नहीं लिया जा सकता था, क्योंकि उनके बारे में इतला दे चुका था कि पाकिस्तानी सियासतदानों को खिला चुका हूँ। इन गोलियों का पैकेट मैंने रेलवे स्टेशन वाले होटल के कमरे के बाहर बरामदे के एक गमले में छुपा दिया। जूं जूं जीप किले के करीब होती जा रही थी, मेरे दिल में अंदेशे बढ़ते जा रहे थे, लेकिन साथ ही ये ख्याल भी आता कि इंडियन इंटेलिजेंस में मेरा रिकॉर्ड बेदाग है और जिस मुक्ति बानी जासूस को हलाक करके मैंने उसका बेस बदला है, वो इंडियन सीक्रेट सर्विस की गुड बुक्स में है। इसी कशमकश में जीप किले के बड़े गेट में दाखिल हो गई और जब हमारी जीप कर्नल गुरमीत सिंह के जेर जमीन ऑफिस को जाने वाले रास्ते के दरवाजे पर आकर रुकी तो मेरे अंदर काफी हौसला और एतमाद पैदा हो चुका था। कर्नल अपने इसी पुराने ऑफिस में मेरा इंतजार कर रहा था। मैं कमरे में दाखिल हुआ तो उसने बड़ी खंदा पेशानी से हाथ मिलाया और मेरे अंदेशे किसी हद तक दूर हो गए। उसने मिशन की कामयाबी पर मुझे मुबारकबाद दी और कहा, कर्नल मनी, मुझे इस बात पर हैरानी है कि अगर हमारे एजेंट पाकिस्तान में कहीं रुपोश हो गए हैं तो उन्होंने मुझसे रब्ता क्यों नहीं कायम किया। मास्टर स्पाई के पास तो हाई पावर रेडियो ट्रांसमीटर हर वक्त मौजूद रहता है। हो सकता है पाकिस्तानी पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया हो। CID के आदमी मेरे पीछे भी लगे हुए थे। मैंने बड़े खतरनाक हालात में पाकिस्तान का बॉर्डर क्रॉस किया है, मैंने जवाब दिया। तजर्बाकार सिख
कर्नल की चमकीली आंखें मेरे चेहरे पर जमी हुई थी। उसने हाथ में पकड़ी हुई पेंसिल मेज पर रख दी और कुर्सी की पुष्ट गाह से टेक लगाते हुए बोला, कर्नल मनी, हमारे एजेंट बड़े तजर्बाकार हैं और कई साल से पाकिस्तान में काम कर रहे हैं। मेरी समझ में नहीं आता कि एकदम वो सारे के सारे कैसे पकड़े गए। कहीं किसी ने मुखबरी तो नहीं की। ये कहकर वो मुझे गहरी नजरों से तकने लगा। एक लम्हे के लिए मेरे हल्क में तलख जायके की एक हल्की लकीर फैल गई। मैं समझ गया कि पांसा पलट रहा है, लेकिन मैंने चेहरे से जरा सी भी परेशानी का इजहार ना होने दिया। मेरे हाथ में तस्बीह थी। मेरा ब्रीफ केस मेज के नीचे पड़ा था। मैंने तस्बीह को लपेटते हुए कहा, मुखबरी कौन कर सकता है? अगर किसी ने ऐसा किया है तो वो जरूर डबल एजेंट है, मगर इस किस्म का आदमी कम अज कम हमारे ग्रुप में कोई नहीं है। गुरमीत सिंह का बालों में छुपा हुआ चेहरा बता रहा था कि वो मेरी बात नहीं सुन रहा बल्कि कुछ सोच रहा है। हालांकि मेरी तरफ टिक टिकी लगाए हुए था। अचानक उसने सवाल किया, कर्नल मनी, तुम अमृतसर के किस मोहल्ले में पैदा हुए थे? इस सवाल ने मुझे चौकन्ना कर दिया। अब कोई शुबा नहीं रहा था कि मेरा राज फाश हो चुका था। फिर भी मैंने अपने हवास कायम रखे। अपने स्मगलर दोस्त के यहाँ कयाम के दिनों में मैं अमृतसर के गली कूचों से वाकिफ हो चुका था। मैंने कहा, मेरा जन्म नहा सिंह की गली पांदिया में हुआ था। वो मेरे माता पिता के बारे में पूछने लगा। मैं उसे बताता चला गया और राय फरार इख्तियार करने के बारे में सोचने लगा। मेरे पास जहरीला सिगार मौजूद था, मगर मैं उसे सुलगा नहीं सकता था क्योंकि इस सिगार की हलाकत खेजी कर्नल के इल्म में थी। कमरे का दरवाजा बंद था और कर्नल की बेल्ट में लगा हुआ रिवॉल्वर मुझे साफ दिखाई दे रहा था। मैंने अपना भरम रखने की खातिर एक बार हल्का सा एहतजाज करते हुए कहा कि वो मुझसे इस किस्म के सवालात क्यों कर रहा है, जबकि इसके पास दिल्ली से मेरी फाइल पहुंच चुकी है जिसमें मेरा पूरा डेटा दर्ज है। वो मक्कारी से मुस्कुराया और कहने लगा, कर्नल मनी, तुम्हारी फाइल में तुम्हारे बारे में सब कुछ लिखा हुआ है, मगर एक बात का अंदराज नहीं है। मैं उसका मुंह तकने लगा। वो कुर्सी से उठा और बोला, मेरे साथ दूसरे कमरे में आओ। बिजली की चमक बंद कर यह ख्याल मेरे ज़हन में कूद गया कि वो मेरे जिस्मानी मुआयने के लिए मुझे दूसरे कमरे में ले जा रहा है। मैंने आखिरी बार एहतजाज किया कि मैं भारत की सेंट्रल इंटेलिजेंस का जिम्मेदार ऑफिसर हूँ और वो मुझे यूं डिक्टेट नहीं कर सकता। इसने अपने कमरे के अकबी दरवाजे की तरफ इशारा करते हुए कहा, कर्नल मनी, इस कमरे में जाकर तुम्हें अपना जिस्मानी मुआयना कराना होगा।